हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम यहां पे देखने वाले हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जीके के पेपर को। ये जो पेपर है जून 2018 का है, इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो वीडियो है ये इसका क्या है, थर्ड पार्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इसको क्या किया था, तीन पर्टिकुलर पार्ट में बाइफरकेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 आपको दिख जाएंगे पार्ट नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक आपको दिख जाएंगे पार्ट सेकंड में। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो इनको भी आप देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मिल जाएंगे। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने वाला हूं जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होंगे। और एक चीज का आप साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं जिन क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर्स एंड सॉल्यूशंस आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, बीच बीच में मैं आपसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आप लोग उसका भी आंसर कमेंट में दे सकते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता है तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है कि पहले फॉरेनर कौन थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत रत्न अवार्ड जो है इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये अवार्ड सबसे पहले जो फॉरेनर हैं उनको दिया गया था, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख पा रहे हैं। देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रंटियर गांधी कहते हैं। और ये जो थे, कहां से थे, पाकिस्तान से थे। ठीक है, पाकिस्तान से थे ये, तो पाकिस्तान से भी थे ये। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये भी हो जाता है कि ये पहले फॉरेनर थे, क्योंकि ये भारत के नहीं थे। इनको क्या किया गया था, भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के टाइम पे इन्होंने क्या किया था, अपना बहुत सारा योगदान दिया था। इस कारण से भी इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना है, पहले फॉरेनर कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तीसरा क्वेश्चन होता है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम बताओ, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो कॉपी में आप उसको नोट डाउन करते रहना। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वाटर जो है अर्थ के ऊपर, उसका कितना प्रतिशत फ्रेश वाटर है। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3% है। अब इसको भी मैं 3 टाइप में बाइफरकेट करके आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर अवेलेबल है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है सेलीन वाटर, जिसको अपन पी नहीं सकते, ये कहाँ पे है, ओशंस में अवेलेबल है। और अर्थ पे अवेलेबल होने वाले वाटर का 97% है। जबकि दूसरा क्या है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, और ये कितना है, केवल और केवल 3% है। अब अगर इससे बढ़ के क्वेश्चन आ जाए तो फ्रेश वाटर को हम कितने टाइप्स में बांटते हैं, तो देखो, फ्रेश वाटर भी जो है हमारे पास मेजर देखने को मिलेगा। एक तो जो आइस कैप के रूप में है, बर्फ के रूप में है, कहाँ पे, ग्लेशियर्स पे। देखो, ये होते हैं हमारे बहुत सारे माउंटेन्स। ठीक है, ऐसे माउंटेन्स जो 4200 मीटर्स के ऊपर के हों, उनके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे बर्फ जमी हुई होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइस कैप बोलते हैं, या फिर इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, ग्लेशियर्स बोल सकते हैं। तो इस 3% का 68.7% तो क्या है, आइस ग्लेशियर्स के रूप में है। और 30.1% क्या है आपके पास, ग्राउंड वाटर में है, बाकी अदर है। अब अदर में यानी कि सरफेस वाटर में अगर बात करें, तो ये जो सरफेस वाटर है ये कितना है, 0.3% है। ये भी अगर बाइफरकेट करूंगा तो लेक में 87% एंड अदर में रिमेनिंग परसेंटेज है। तो देखो, इसमें मेजर आपको क्या याद रखना है, अर्थ पे अवेलेबल वाटर का 97% तो सैलीन या ओशन में है, और 3% फ्रेश वाटर है। इस फ्रेश वाटर का 30% ग्राउंड पे है, जबकि 68.7% जो है वो ग्लेशियर्स के रूप में है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लार्जेस्ट और लीडिंग एम्प्लॉयर कौन है ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो क्वेश्चन जो है आपके पेपर में थोड़ा सा गलत था, यहाँ पे वर्ल्ड की जगह आना चाहिए था इंडिया। ठीक है, अगर यहाँ पे इंडिया की बात करता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे हो जाएगा। इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर रखता है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सर्वे की बात कर रहा हूँ जो कि लेकर आ रहा है आपके पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग यूएस का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, यूएस का डिपार्टमेंट जो कि किससे रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देता है। नियर अबाउट 3.2 मिलियन लोगों को ये जॉब देता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दीन ए इलाही, ठीक है, ये एक रिलीजन है और इसे किसने प्रमोट किया था। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने प्रमोट किया था। इसको जब अकबर ने प्रमोट किया था तो उसका मानना क्या था कि सारे के सारे गॉड क्या हैं, वो एक हैं। दैट मीन्स इसका ये मानना था बिलीव इन वन गॉड, ये आपको याद रखना है। सेकंड थिंग, उस टाइम पे इसका जो चीफ प्राइस था, जो मेन पुजारी था उनके टाइम का, ठीक है, वो चीफ प्राइस था अबुल फजल। ठीक है, ये अबुल फजल उस टाइम का इनके लिए चीफ प्राइस था। और जब इन्होंने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था उस टाइम पे सबसे पहले इसको मानने वाले, ठीक है, यानी कि ये कहा जा सकता है इसको एक्सेप्ट करने वाले जो लोग थे उनमें कौन कौन थे, बीरबल भी था, ठीक है, सलीम खुद था, ठीक है, और कौन था, अबुल फजल भी था। ठीक है, तो यहाँ पे अबुल फजल भी मैं लिख देता हूं। और यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है इब्न मुबारक, इब्न मुबारक, ये लोग वो पहले लोग थे जिन्होंने इस धर्म को स्वीकारा था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो देखो औरंगजेब की जो मृत्यु है वो हुई थी अहमदनगर के अंदर। और अहमदनगर में भी कब हुई थी, तो आप याद रख सकते हैं कि 20 फरवरी 1707 के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की अगर बात करें तो इसका जो बर्थ है, ठीक है, औरंगजेब का बर्थ होता है 4 नवंबर 1618 के टाइम पे, और इसका डेथ होता है कब, 20 फरवरी के दिन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें कि 20 फरवरी के दिन इनका डेथ हो जाता है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी निकल कर आता है, ठीक है, कि ये जो थे ये 6th एम्परर थे मुगल एम्पायर के। इंडिया सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने राज किया था। ठीक है, 1707 में इनकी जो डेथ हुई थी वो है। तो बेसिक बेसिक आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि 1707 डेट को भी अगर आप याद ना रखें तो एक बेसिक आइडिया रख ही सकते हो कि 1618 से लेकर 1707 तक ये रहा था। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि उस जनरल का नाम बताइए जिसने फायरिंग के ऑर्डर या गोली चलाने के ऑर्डर दिए थे जालियांवाला बाग में। ठीक है, तो देखो जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में आपने सुना होगा। ये कहाँ पे है, अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर के अंदर है। और यहाँ पे क्या हुआ था, 13th ऑफ अप्रैल 1919 के दिन। देखो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा कि आप इस डेट को तो कम से कम याद रख लीजिएगा। 13th अप्रैल 1919 के अंदर क्या हुआ था, जो पंजाब के कुछ पॉलिटिकल लीडर थे जस्ट लाइक सत्यपाल और किचलू, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। तो बैसाखी के दिन यहाँ पे एक जनरल जो थी सभा हो रही थी, उसी पे गोली चलाने का आदेश दिया था। तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर ने दिया था, जिसमें बहुत सारे भारतीय जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो जालियांवाला बाग है ये कहाँ पे है, अमृतसर में है। और अमृतसर आपको पता ही है कि अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में है। और आपको ये भी याद रखना है कि इसमें गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे, जनरल डायर ने दिए थे। क्वेश्चन है कि बान की मून जो कि अभी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ये इनमें से किस देश के हैं। तो देखो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरिया से रिलेटेड हैं ये। ठीक है, ये जो है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं 2007 से लेकर 2016 तक। ठीक है, तो ये 2000
2007 से लेकर 2016 तक के यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, सॉरी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, तो आपको ऊपर जो ऑप्शंस गिवन है उससे स्पीड को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि किसने सांची स्तूप बनाया था, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने बनाया था। ये जो सांची का स्तूप है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है? ये स्टोन स्ट्रक्चर है, इंडियन आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा माना जाता है। और अशोक जो है वो 2nd सेंचुरी BCE में था जिसने इसको बनवाने का काम किया था। यहाँ पे बोला गया है कि बाबर के बाद कौन आता है मुगल थ्रोन पे? तो देखो बाबर के बाद आता है हुमायूं। अब ऐसे में एक क्वेश्चन हमेशा आपके पास बनता है कि किसके बाद कौन आया था। तो यहाँ पे एक चार्ट मैंने आपको दिया है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए बाबर आया था 1526 से 1530। 30 में कौन बन गया? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर, देन जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स का है जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद और भी मुगल रूलर्स थे, लेकिन वो इतने प्रभावशाली नहीं थे जितने कि ये लोग थे। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं। अगर पूछ ले हुमायूं के बाद कौन आया था, तो आप अकबर दे देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं। पूछा गया है कि जो सॉइल डिपॉजिट है रिवर के थ्रू, उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब कभी भी रिवर कहीं से फ्लो करती है तो वहां पे जिस टाइप की मिट्टी जमा होती है उसे क्या कहते हैं? तो देखो रिवर के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम बोलते हैं एल्यूवियल, ठीक है। एल्यूवियल टाइप की मिट्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और रिवर क्या करती है? देखो ये माउंटेन रीजन है, माउंटेन रीजन से जब ये बहकर प्लेन्स में आती है तो यहाँ से बहुत सारे कंकड़ पत्थर को अपने साथ लेकर आती है और यहाँ पे क्या करती है? उसको डिपॉजिट करती है और आगे ओशंस में चला जाता है। तो इस टाइप पे यहाँ पे ये जो सॉइल बनता है इसी को बोला जाता है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि इसमें हर साल न्यूट्रिएंट के पार्टिकल्स आते रहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि साउंड वेव किस जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकते? तो देखो साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा आपको साउंड वेव के बारे में समझना चाहिए, ठीक है। कैसे समझना चाहिए? तो देखो 8th क्लास में आपने पढ़ा भी है यहाँ पे कि साउंड वेव जो है इनको क्या करना होता है? एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो मीडियम होता है ये क्या क्या होता है? तो देखो एक तो मीडियम है सॉलिड, दूसरा मीडियम है लिक्विड और तीसरा मीडियम है गैस। इनके अंदर क्या कर सकता है? साउंड ट्रैवल कर सकता है, लेकिन वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। अब साउंड ट्रैवल कैसे करता है? तो देखो आपके एयर में ये जो कुछ पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता हुआ जाता है, ठीक है। तो ये मूव करते हुए जब जाता है, जहां पे इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसे हम C, जहां पे कम हो उसे हम R के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि रैरीफैक्शन और कंप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये एक वेव है, ठीक है। तो वेव के थ्रू ट्रांसमिट करता है। और यहाँ पे आपको पता है कि ये क्रेथ और ये श्रिल है। आपको ये भी पता है कि ये जो दो पीक है इनके बीच में क्या होता है? वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ को हम क्या करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। और इसका मेजरमेंट जो होता है वो किस में होता है? मीटर में होता है। तो ये सारा आप 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। पूछा गया है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो हम 5 जून के दिन मनाते हैं, ठीक है। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में सभी कंट्रीज ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हम लोग क्या करेंगे? अवेयरनेस एक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे? अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है। इस अवेयरनेस एक्शन प्रोग्राम के थ्रू किसके लिए? हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डे असाइन किया गया और ये डे क्या है? 5 जून है। पूछा गया है कि किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में? तो सेम एज यूनाइटेड नेशंस ने इसे डिक्लेयर किया है 20 मार्च को। यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जहां पे बताया गया कि हम्बन टोटा पोर्ट जो है
किस कंट्री ने चाइना को दिया है 99 ईयर्स के लीज पे। देखो जैसा कि आपको पता ही है चाइना के साथ हमारे क्लैशेस होते रहते हैं, तो इस टाइम में चाइना की इन पॉलिसीज के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, जो आप मेरे करंट अफेयर्स वाले वीडियो में देख सकते हो। मैं हर संडे आपको करंट अफेयर्स के वीडियो देता हूँ, उसको भी आप लोग देखिएगा, जो पुराने हैं उनको भी देखिए और नोट डाउन कीजिए, क्योंकि उसी से आपका बेस बिल्डअप होगा और आप इसी टाइप के करंट के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो देखो ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका की इस डाउन पार्ट में यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको बोला जाता है हम्बनटोटा। ठीक है, इस हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने क्या किया है 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिया है, और किसे दिया है, चाइना को दिया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बुक है जिसका नाम क्या है, एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, इस एग्जाम वॉरियर को लिखा किसने है, तो इसे लिखने का काम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने किया था। ये बच्चों को इंस्पायर करने के लिए लिखा गया था, ताकि एग्जाम के प्रेशर्स को किस टाइप से झेला जाए। ठीक है, हैप्पीली आप किस टाइप से वर्क कर सके, पढ़ाई कर सके, उन चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। बात करेंगे कि किस कंपनी ने लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है बुलेटिन। ठीक है, बुलेटिन मींस न्यूज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे न्यूज से रिलेटेड कामों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है गूगल ने। अब यहाँ पे देखो ये जो ऐप होगा ना, यहाँ पे क्या कर सकता है, कोई भी पर्सन न्यूज पब्लिश कर सकता है। ठीक है, लोकल न्यूज को आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो, गूगल उसे वेरीफाई करेगा, देन उसको पब्लिश कर देगा। पूछा गया है कि हर गोविंद खुराना इनमें से किससे एसोसिएटेड है। तो देखो हर गोविंद खुराना जो है वो साइंस से रिलेटेड है। अगर इनके बारे में बात करें तो ये कहाँ से थे, देखो ये पंजाब से थे। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज, जो कि आपको पता होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। ठीक है, 6 फील्ड में दिया जाता है। तो ये जो नोबेल प्राइज है 1968 में इनको दिया गया था। क्यों दिया गया था, मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसे फिजियोलॉजी के नाम से भी जाना जा सकता है, या फिर मैं यहाँ पे कहूँ तो मेडिसिन के फील्ड में भी दिया गया था। ये अकेले नहीं थे, इनको 2 लोगों के साथ दिया गया था। तो एक तो ये थे, ठीक है, और दूसरे कौन थे, मार्शल डब्ल्यू नेरेनबर्ग थे। सेकंड जो पर्सन इनके साथ थे जिनका नाम था डब्ल्यू हॉली, इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड का बेस खोजा था। देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, डीएनए के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसमें क्या होते हैं, ऐसे ए टी सी जी, ये क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जुड़े होते हैं। तो इनको डिस्कवर करने का इन्होंने काम किया था, इनका ऑर्डर क्या होता है वो डिस्कवर किया था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो देखो पा रहे हो आप, बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपके 8th क्लास से ही रिलेटेड है, और वहीं से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। देखो यहाँ पे अगर मैं स्लेव डायनेस्टी की बात करता हूँ, ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले ये जो डायनेस्टी थी ये स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टैब्लिश की थी। उसके बाद अगर हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आ जाता है कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इकलौती वुमेन रूलर थी यहाँ पे। ठीक है, देन बलबन आता है, बलबन के बाद नसीरुद्दीन महमूद आता है। ठीक है, जब बलबन मर जाता है ना तो इसका जो बेटा होता है कैकुबाद, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, ये राजा बनता है। लेकिन इसके मर जाने के बाद खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी आ जाता है। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया था, इसे मार दिया था, और उसके बाद क्या कर दिया था, खिलजी वंश को या खिलजी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। तो यहाँ पे इसका लास्ट रूलर की अगर बात करें तो लास्ट रूलर जो है वो हो जाएगा हमारे पास कैकुबाद। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंकोर वाट का जो हिंदू टेम्पल है, ठीक है, ये किस कंट्री में लोकेटेड है। देखो अगर मैं आपको बताऊं तो 1947 जब हम आजाद हुए, या फिर ये कहा जाए कि जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करने आए, उस टाइम तक हमारा जो रूल था वो बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ था। तो यहाँ पे ये जो हिंदू टेम्पल है सबसे लार्जेस्ट वाला, ये कहाँ पे है,
कंबोडिया के अंदर है, ठीक है। कंबोडिया में जो हिंदू टेम्पल है अंकोर वाट, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल माना जाता है, ठीक है। इसको बनाने का जो काम किया था वो खेमर एम्पायर ने किया था, ठीक है। और बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें, बुद्धिस्ट टेम्पल में। पहले ये हिंदू टेम्पल था, बाद में इसे बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट किया गया था। पूछा गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज जो है वो किस जगह पे लोकेटेड है। तो देखो ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये क्या करते हैं, लैंग्वेजेस के ऊपर स्टडी करते हैं, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट हुआ या फिर उनके फॉर्मेशन से रिलेटेड वो सारी चीजें। तो ये कहाँ पे अवेलेबल है, मैसूर में है, और मैसूर आपको पता ही होगा कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर अवेलेबल है। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक टर्म है जिसका नाम क्या है, टी। ये कॉमनली यूज किया जाता है इनमें से किस स्पोर्ट्स के लिए। तो देखो ये क्या होता है, गोल्फ में होता है। आपने देखा हो कि एक ऐसा फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर गोल्फ का बॉल होता है, जिसे क्या किया जाता है, गोल्फ के स्टिक से हिट किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टैंड है इसी को क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। क्वेश्चन है कि जो साहीवाल ब्रीड है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है। तो साहीवाल ब्रीड किससे रिलेटेड है, कैटल से। और कैटल में भी अगर यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा जाए तो काऊ से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो ब्रीड है इसे बेसिकली जेबू कैटल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जेबू कैटल जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डेयरी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। डेयरी प्रोडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग काव है ये। और इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, इसका जो ओरिजिन है ये माना जाता है साहीवाल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, साहीवाल डिस्ट्रिक्ट। ये जो साहीवाल डिस्ट्रिक्ट है ये पहले क्या था, पंजाब का हिस्सा था, जो कि एट प्रेजेंट कहाँ चला जा चुका है, पाकिस्तान में जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किसने ट्रांसफॉर्मर को इन्वेंट किया था। तो देखो यहाँ पे जब हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर जो है वो तो आता है हमारे पास ऑटो ब्लेथी, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में ही गिवन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है। देखो इसका आंसर जो होगा वो माइकल फैराडे होगा। रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा है कि माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, पे एक्सपेरिमेंट किया था, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड ऑटो ब्लेथी ने क्या किया था, ट्रांसफार्मर को बनाया था। तो बेसिक रूल में यहाँ पे फैराडे अगर है तो उसे भी आप आंसर चूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ साउथर्न मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया। इंडिया में सबसे दक्षिण में कौन सा हिल अवेलेबल है। तो देखो सबसे दक्षिण में ये 3 हिल्स अवेलेबल हैं जो कंफ्यूज करते हैं। एक तो है अनामलाई, ठीक है, दूसरा है फाहिनी, और तीसरा है कार्डेमम। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कार्डेमम हिल्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो कार्डेमम हिल्स है अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पे है, साउदर्न, ठीक है, साउदर्न वेस्टर्न घाट पे। यह है साउदर्न वेस्टर्न घाट पे लोकेटेड है। क्योंकि आपको पता है ये अगर मैं इंडिया के मैप की बात करता हूं तो इस वाले मैप में आप देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है इसको तो हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक है, और ये वाला जो है ये क्या है, साउदर्न घाट है। तो इस साउदर्न घाट का भी जो पर्टिकुलर पार्ट है, वेस्टर्न घाट का जो साउदर्न पार्ट है ये नीचे वाला इस जगह पे ये पाया जाता है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेकंड थिंग आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पे है, केरला और तमिलनाडु में अवेलेबल है, केरला एंड तमिलनाडु में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, कार्डेमम हिल्स है। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि किसने प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश किया था। प्रार्थना समाज को प्रेयर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो प्रेयर सोसाइटी है संस्कृत में इसी को क्या बोलते हैं, प्रार्थना समाज बोलते हैं। ये एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड मूवमेंट था, यानी कि अपने रिलीजन में होने वाले जो अंधविश्वास वगैरह थे उनको खत्म करने से रिलेटेड था। इसको स्टैब्लिश किया था आत्माराम पांडुरंग ने, और उसमें इन्होंने हेल्प ली थी केशव की, ठीक है, केशव चंद्र की, और इसे स्टैब्लिश किया था 1867 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। देखो, सब्सक्राइब करने के बेनिफिट मैं अगर आपको बता दूं, तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, वैसे ही आपके पास क्या हो जाएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन आने के बाद आप क्या कर सकते हो, वीडियो को आराम से देख सकते हो। क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक मैं आरएमएस के आपको प्रीवियस ईयर वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, आरआईएमसी के वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, और कुछ दिनों बाद जवाहर नवोदय विद्यालय के भी मैं आपको वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। तो ये सारे के सारे आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे भी द ऑनलाइन गुरु सर्च कर सकते हो, वहां से भी आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पे भी आप अगर हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आपको वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।